हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। एक बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे वीडियो बनाने और अपलोड करने के बीच में निरंतरता नहीं है। मैं वीडियो लगातार अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाएगी। तो आज चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अंग्रेजी ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लास होते हैं, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास। क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। तो इन 3 क्लासेज में सबसे पहले हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्लास एडजेक्टिव क्लास पर। ये थोड़ी सी यहां पर डिफिनेशन लिखी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख भी रहे होंगे। एडजेक्टिव क्लासेस आर डिपेंडेंट क्लासेस दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। मतलब एडजेक्टिव क्लासेस वो एक स्वतंत्र उपवाक्य को कह सकते हैं हम, दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स, जो नाउन के बारे में सूचना देते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें कंजक्शन कितने हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कंजक्शन जैसे हु है, हुम है, which है, that है, as है, और एक और है whose, एक ये और कंजक्शन है। तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, who, whom, which, that और as को। और इसके अंतर्गत रिलेटिव एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत कुछ कंजक्शन और आते हैं, where, when, how, when। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन सबसे पहला जो लक्ष्य आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। जब ट्रांसलेशन बन जाएगा तो फिर कौन सा वर्ड क्या है ये चीज आपको बताने के पश्चात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जो कंजक्शन पढ़ेंगे वो ये है हु और हुम। हु और हुम मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी नियम लिखे रहेंगे, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन। हु और हुम ये मनुष्य जात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हु और हुम का प्रयोग मनुष्य जात के लिए होता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो चलिए चलते हैं सेंटेंस को देखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है, अपने देश के लिए अपना जीवन भी त्याग देने के लिए तैयार रहता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे 2 क्लासेस हैं। वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है, अपने देश के लिए अपना जीवन भी त्यागने को तैयार रहता है, ये 2 क्लासेस हैं। दूसरे उपवाक्य का पहला उपवाक्य सब्जेक्ट के रूप में अगर आया है तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे समझिए, वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है, अपने देश के लिए अपना जीवन भी त्याग देने के लिए तैयार रहता है। तो यहां से कौन का प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट देखते हैं क्या मिलता है। अपने देश के लिए अपना जीवन भी त्याग देने के लिए तैयार रहता है, कौन ऐसा करता है? वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है, यही एक्चुअली सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। क्योंकि अपने जीवन को त्याग देने के लिए कौन तैयार रहता है? वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है। तो ये एडजेक्टिव क्लास है। एक्चुअली जिस वाक्य में कंजक्शन लगे रहेंगे उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। तो ये एडजेक्टिव क्लास है। तो एक्चुअली एडजेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा और इसके बाद क्रिया लिखी जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा या जो भी वर्ड आने वाला होता है वो लिखा जाएगा। अब इसमें समझने योग्य बात यह है कि जो या जिस जो शब्द है ये जिसके लिए आता है उसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। यानी जो किसके लिए आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो वह व्यक्ति के लिए आया है। वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है, कौन अथाह प्रेम करता है? वह व्यक्ति जो, यानी जो इसके लिए आया है वह व्यक्ति के लिए, तो इसको हम एंटेसिडेंट कहेंगे। ठीक है, जो जिस शब्द जिस भी चीज के लिए आता है उसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। एंटेसिडेंट का ये नियम है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटेसिडेंट लिखा जाता है और एंटेसिडेंट में केवल दा का प्रयोग किया जाता है। अब यही एंटेसिडेंट अगर सब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होता है तो हु का यूज होगा
और अगर यही एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होता है तो फिर वहां पे whom का प्रयोग होगा। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है, कौन अथाह प्रेम करता है? वह व्यक्ति जो। तो ये एंटेसिडेंट हम पहले लिखेंगे और इसमें सिर्फ द का यूज करेंगे, द मैन, ठीक है, द मैन। अब जो की अंग्रेजी यहां पर हम हु लिखेंगे क्योंकि एक्चुअली ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। द मैन हु, अथाह की अंग्रेजी होता है प्रोफाउंडली, जो हमेशा सब्जेक्ट के बगल में ही लिखा जाता है, उसको पहले हम लिख देंगे। द मैन हु प्रोफाउंडली प्रेम करता है, पहले क्रिया लिखेंगे लव और उसमें एस जोड़ देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनफिनिट के अनुसार ही बनाएंगे। द मैन हु प्रोफाउंडली लव्स, किससे प्रेम करता है? अपने देश से। किसी पुरुष के लिए अपना की अंग्रेजी हमने यहाँ पे हिज लिख देना है, हिज कंट्री, COUNTRY। तो ये एडजेक्टिव क्लास बन गया, द मैन हु प्रोफाउंडली लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से अथाह प्रेम करता है। अब अपने देश के लिए अपना जीवन भी त्यागने के लिए तैयार रहता है। कौन तैयार रहता है? यही आदमी जो अपने देश से प्रेम करता है। तो एक्चुअली यही सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो सीधा हम क्रिया या सहायक क्रिया लिख देंगे। तैयार रहता है तो पहले है की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है की अंग्रेजी हम यहां लिख देंगे इज, ठीक, इज, क्योंकि यही सब्जेक्ट है, द मैन हु प्रोफाउंडली लव्स हिज कंट्री, यही सब्जेक्ट है, तो इसके बाद सहायक क्रिया या क्रिया आएगी इज। अब तैयार रहता है, तैयार की अंग्रेजी होता है रेडी, इज रेडी, यानी तैयार रहता है किस लिए? त्याग देने के लिए, वो इन्फिनेटिव है, त्याग देने के लिए, नानी ने जिसमें आएगा वो इन्फिनेटिव है, तो उसको हमने टू से बनाना है, के लिए की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे अगर टू का यूज होता है तो। इज रेडी टू, त्याग देने की अंग्रेजी होता है सैक्रिफाइस, ठीक है, इज रेडी टू सैक्रिफाइस, क्या त्याग देने के लिए? क्रिया के बाद क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, तो मिल गया अपना जीवन भी, ठीक है। तो भी के लिए हमने इवन का प्रयोग करना है, इवन हिज लाइफ, तो ये बन गया इज रेडी टू सैक्रिफाइस इवन हिज लाइफ, यानी अपना जीवन भी। अब यहां है अपने देश के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी होता है फॉर और अपने की अंग्रेजी हिज, देश की अंग्रेजी हम लिख सकते हैं नेशन या कंट्री। तो ये बन गया वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश के लिए अपना जीवन भी त्याग देने के लिए तैयार रहता है। द मैन हु प्रोफाउंडली लव्स हिज कंट्री इज रेडी टू सैक्रिफाइस इवन हिज लाइफ फॉर हिज नेशन या कंट्री, इस तरह से बनेगा। तो जब कभी आपको एंटेसिडेंट, जिसकी हिंदी होती है पूर्व वृत्तांत, इसको हम पहचानेंगे कैसे? जो या जिस शब्द यानी जो कंजक्शन होता है, वो शब्द जिस शब्द के लिए आता है, जिस नाउन के लिए आता है, उसको हम एंटेसिडेंट कहते हैं। अगर एंटेसिडेंट सब्जेक्ट के रूप में आए तो आपको हु लिखना है, अगर एंटेसिडेंट ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो आपको हुम लिखना है। यही दोनों में अंतर है, ध्यान रहे कि हु और हुम हमेशा मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब इसी के विपरीत इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटेसिडेंट अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तब आपको हुम का यूज करना है। ये बात ध्यान रखते हुए कि मनुष्य हो, वो ह्यूमन बीइंग हो। तो देखिए, वह लड़की जिसे तुम लगातार अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो, वह तुमसे सच्चा प्रेम करती है। भैया मौज करो, वह तुमसे सच्चा प्रेम करती है। दोस्तों, हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। अगर कोई दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है तो उसको हटा देंगे और एडजेक्टिव क्लॉज को उसका वास्तविक सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ देखो, वह लड़की जिसे तुम लगातार अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो, वह तुमसे सच्चा प्रेम करती है। कौन तुमसे सच्चा प्रेम करती है का प्रश्न करने पर तुम्हें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तुमसे सच्चा प्रेम कौन करती है? वह लड़की जिसे तुम लगातार अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब्जेक्ट है, एक्चुअली वह सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। तो उसको वहां से हटा देंगे और ये पूरा वाक्य उस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। और अब यहां आते हैं, वह लड़की जिसे तुम लगातार अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। कौन अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो? तुम, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब इधर लिखी हुई चीज सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब वो प्राप्त होगा तो हुम लिखेंगे, ठीक। क्योंकि देख लीजिए, आप कोशिश कर रहे हो, कौन? तुम, ये सब्जेक्ट हो गया। कोशिश कर रहे हो, क्रिया हो गई।
अनदेखा करने की किसको तुम कोशिश कर रहे हो, वह लड़की जिसे। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो whom लिखो। लेकिन जिसे किसके लिए आया है, जिसे जो कंजक्शन है वो आया है वह लड़की के लिए, तो इसका मतलब ये एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट हमेशा आगे और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा पीछे होता है, ये ध्यान रखना। तो ये लिखे वह लड़की, इसमें केवल द का यूज करेंगे, द गर्ल, द गर्ल। अब यहां पर हु नहीं लिख सकते हैं, यहां पर हमने whom का यूज करना होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, द गर्ल whom। अब ये ट्रांसलेशन बना लीजिए, तुम लगातार अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो, कौन कर रहे हो, तुम, यू, इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा आर। कोशिश कर रहे हो, कोशिश करना की अंग्रेजी ट्राई होती है, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा क्योंकि टेंस भी सही बनाना है। whom you are trying, किस चीज की कोशिश कर रहे हो, अनदेखा करने की। तो अनदेखा करने की अंग्रेजी नेग्लेक्ट लिख सकते हो या अवॉइड लिख सकते हो। टू अवॉइड, अब लगातार की अंग्रेजी होता है कंटिन्यूअसली या फ्रीक्वेंटली या कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं कॉन्स्टेंटली। वर्ड मीनिंग बहुत याद होना चाहिए। द गर्ल whom you are trying to avoid constantly, अब ये लिख दो, वह तुमसे सच्चा प्रेम करती है, तो वह लिखा ही नहीं जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो ये था, वह लड़की जिसे तुम लगातार देखना करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब्जेक्ट है, तो वहां पे सब्जेक्ट लिखा नहीं जाएगा, सीधा क्रिया पे आ जाते हैं, प्रेम करती है। जब सब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा तो फिर क्रिया को लिखना है, तो क्रिया है प्रेम करती है, यानी लव, उसमें यस जुड़ जाएगा। टेंस का ध्यान रखना क्योंकि ये एक वचन है, वो लड़की। हमेशा जो क्रिया और सहायक क्रिया होती है वो एंटेसिडेंट के अनुसार रहती है। अगर वो क्रिया अपने एंटेसिडेंट के अनुसार आई है तो एंटेसिडेंट को ही एक वचन बहुवचन देख करके वहां पे क्रिया और सहायक क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ पे गर्ल एक वचन है तो यहाँ क्रिया में यस अथवा जुड़ जाएगा। लव्स यानी प्रेम करती है, किससे प्रेम करती है, यू यानी तुमसे। लव्स यू ट्रूली, या सच्चा की अंग्रेजी अगर हम यहां लिखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा यहां, ठीक है। ट्रूली लव्स यू, तो ये जो सेंटेंस बन के तैयार हुआ, द गर्ल whom you are trying to avoid constantly loves you, truly loves you, इस तरह से आपको बनाना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम whom का प्रयोग करेंगे, who का, और कैसे हम whom का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर दूसरे उपवाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आपका एडजेक्टिव क्लॉज ही मिल जा रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज आगे होगा और उस दूसरे वाक्य से सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्रिया लिख के ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है वो दूसरे वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो उसको हमें पीछे लिखना होता है। जैसे समझते हैं सेंटेंस में, तो उस तरह नहीं जान पाएंगे। जिस खिलाड़ी को तुमने टीम से बाहर रखने का निर्णय लिया है उसे मैं जानता हूं। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है इसी से हमें क्लियर होगा कि एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आया है अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो अगर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाता है तो इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अगर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में एडजेक्टिव क्लॉज मिलता है तो समझ जाओ कि एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यहाँ उसे मैं जानता हूँ, कौन जानता है, मैं, ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर जानता हूं क्रिया है, फिर किसको जानता हूं, एक्चुअली मैं किसको जानता हूं, मैं जानता हूं किसको, जिस खिलाड़ी को तुमने टीम से बाहर रखने का निर्णय लिया है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये पीछे चला जाएगा और यहां से जो एक फेक ऑब्जेक्ट है उसको हम हटा देंगे, ये फालतू चीज है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो ये है, ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है यही आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे और वहां जो फेक ऑब्जेक्ट है उसको हटा देंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो मैं जानता हूं, पहले इसको लिखिए, आई, जानना की अंग्रेजी होता है नो, मैं जानता हूं। किसको जानता हूं, उसे नहीं, जिस खिलाड़ी को तुमने टीम से बाहर रखने का निर्णय लिया है। फिर यहां भी सब्जेक्ट ढूंढेंगे, निर्णय लिया है किसने, तुमने, एक्चुअली ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। किसको बाहर रखने का निर्णय लिया है, जिस खिलाड़ी को, तो ये ऑब्जेक्ट है।
अब ऑब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो जिस शब्द की अंग्रेजी whom लिखेंगे, और जिस शब्द जिसके लिए आता है एक्चुअली वो एंटेसिडेंट होता है, उसको हमें आगे लिखना होता है। तो पहले हमने वहाँ पर मैं की अंग्रेजी लिखा आई, फिर जानता हूँ यानी नो, फिर किसको जानता हूँ, जिस खिलाड़ी को तुमने टीम से बाहर रखने का निर्णय लिया है। तो पहले इसको हम बनाएंगे जिस खिलाड़ी को, तो जिस आ गया खिलाड़ी के लिए, तो ये एंटेसिडेंट है, एंटेसिडेंट यानी पूर्व वृत्तांत आगे आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आई नो द प्लेयर, मैं उस खिलाड़ी को जानता हूं जिसको, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है क्योंकि सब्जेक्ट तुमने है, तो यहां जिस शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो हमने प्रयोग करना है whom। आई नो द प्लेयर whom। अब ये ट्रांसलेशन बना लीजिए, तुमने टीम से बाहर रखने का निर्णय लिया है। किसने निर्णय लिया है? तुमने यानी यू। इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा हैव, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस ही बनना चाहिए। यू हैव निर्णय लिया है, निर्णय लेना की अंग्रेजी डिसाइड या डिटरमाइन, तो वो डिसाइडेड हो जाएगा क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता ही लगता है। whom you have decided, क्या निर्णय लिया है? बाहर रखने का। बाहर रखने का अंग्रेजी होता है एक्सक्लूड, और ये इन्फिनेटिव है, ना ने अगर आ जाएगा तो उसमें टू लगा दो, टू एक्सक्लूड। अरे भैया इंक्लूड का मतलब शामिल करना, और अगर शामिल ना किया जाए उसका विपरीत किया जाए, निकाला जाए तो एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो आई नो द प्लेयर whom you have decided to exclude, अब ये लिख देंगे टीम से की अंग्रेजी फ्रॉम होती है एक्सक्लूड फ्रॉम द टीम, यहां पे हो जाएगा टीम। तो इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है ये, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो अच्छी तरह जान जाओगे। जिस खिलाड़ी को तुमने टीम से बाहर रखने का निर्णय लिया है उसे मैं जानता हूं। आई नो द प्लेयर whom you have decided to exclude from the team। और इस तरह अंग्रेजी भी बोलोगे बढ़िया मस्त एकदम। चलो चलते हैं, देखते हैं। इसी तरह के सेंटेंस में अगर ये एंटेसिडेंट और नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं, तब सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखते हुए कि ह्यूमन बीइंग के लिए ही हु और हुम का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा कोई दूसरी चीज होगी तो बहुत सारे कंजक्शन है। चलिए समझते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, क्या तुम उन्हें क्षमा करोगे? तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसको हमें ये पता करना होता है कि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्या तुम उन्हें क्षमा करोगे? कौन क्षमा करोगे? तुम। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट के रूप में मिल जाता है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट तब नहीं हो सकता है, तब पक्का ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले इधर वाला सेंटेंस बनाएंगे, क्या तुम उन्हें क्षमा करोगे? ठीक। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के, अगर ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आता है तो यहां से हम एक सब्जेक्ट को हटा देंगे और एडजेक्टिव क्लॉज को सब्जेक्ट बना देंगे। अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो यहां से हम ऑब्जेक्ट को हटा देंगे और इस एडजेक्टिव क्लॉज को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे समझ लो, क्या तुम उन्हें क्षमा करोगे? क्या तुम उन्हें क्षमा करोगे? कौन क्षमा करोगे? तुम क्षमा करोगे क्रिया। किसको क्षमा करोगे? एक्चुअली उन्हें नहीं, एक्चुअली क्षमा करोगे इसको, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। क्या तुम क्षमा करोगे? किसको क्षमा करोगे? जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे फेक ऑब्जेक्ट है, इसको फालतू में आया है, इसको नहीं लिखना है। तो बनाते हैं, क्या तुम उन्हें क्षमा करोगे? इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया विल आगे हो जाएगा, विल यू। अब क्षमा करना की अंग्रेजी होता है फॉरगिव या पार्डन, ठीक है। विल यू फॉरगिव, क्या तुम क्षमा करोगे? किसको क्षमा करोगे? जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हें धोखा किसने दिया है? जिन लोगों ने। ये एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, सब्जेक्ट के रूप में आ गया है तो हु का प्रयोग होगा, और जिन किसके लिए आया है? लोगों के लिए, लोगो नाउन के लिए आया है। तो ये एंटेसिडेंट है, एंटेसिडेंट पहले और रिलेटिव प्रोनाउन बाद में, ये चीज ध्यान रखना। विल यू फॉरगिव, क्या तुम क्षमा करोगे? किसको? लोगों को। पहले एंटेसिडेंट आ जाना चाहिए, द पीपल। विल यू फॉरगिव द पीपल। अब जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, धोखा किसने दिया है? जिन लोगों ने। तो सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपने हु का प्रयोग करना है।
हु। अब तुम्हें धोखा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे जो एंटेसिडेंट होता है उसी के अनुसार क्रिया और सहायक क्रिया लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। द पीपल हु हैव, अब धोखा दिया है, धोखा देना की अंग्रेजी होता है बीट्रे, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिट्रेड, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हु हैव बिट्रेड, किसको धोखा दिया है, तुम्हें यानी यू। अरे भैया अंग्रेजी समझना आसान नहीं है, दिमाग लगता है दिमाग। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है क्या तुम उन्हें क्षमा करोगे? विल यू फॉरगिव द पीपल हु हैव बिट्रेड यू। या धोखा देना की अंग्रेजी रिसीव भी होता है, चीट भी होता है, ठीक है। पर्यायवाची अगर आपको बहुत सारे याद है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये चीज़ आपने देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा आगे वाले क्लॉज में उपवाक्य में आता था। कभी कभी ये भी हो सकता है कि एडजेक्टिव क्लॉज पीछे वाले उपवाक्य में रहे। तो पीछे वाले उपवाक्य में अधिकतर वाक्यों में अगर वो पीछे है तो आगे वाला सेंटेंस जिस प्रकार है उसको हम बना लेंगे। और बस ये ध्यान रखेंगे कि जब हम आगे वाला सेंटेंस बनाएं तो जो शब्द जिसके लिए आया है अर्थात एंटेसिडेंट, वो जो के ठीक पहले रहना चाहिए, यानी रिलेटिव प्रोनाउन और एंटेसिडेंट साथ में होना चाहिए। उसका क्रम ये होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन बाद में और एंटेसिडेंट जस्ट उसके पहले। तो चलिए बनाते हैं। मुझे लगता है एक आदमी है, या ऐसा होना चाहिए था, मुझे लगता है एक ऐसा आदमी है जो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। बहुत सेंटेंस हम लोग इंग्लिश बोलते समय बोलते हैं। अरे भैया यही सब याद होना चाहिए, इंग्लिश बोल लोगे, यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश इफ यू लर्न प्रॉपरली। तो मुझे लगता है ये बनेगा आई थिंक। आई यानी मुझे, थिंक यानी लगता है, मैं सोचता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है एक आदमी है, एक ऐसा आदमी है, ये देयर से बनेगा क्योंकि इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। एक आदमी है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, सब्जेक्ट यहाँ हाथ से सटा है तो देयर से बनना चाहिए। या इस तरह भी बन सकता है कि मुझे लगता है एक आदमी है, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि मुझे लगता है एक आदमी को मैं जानता हूँ जो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं, एक आदमी को मैं जानता हूँ, आई नो ए मैन, ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। या इसको इस तरह देयर से बना दो, इंट्रोड्यूस अगर किया जा रहा है, देयर इज एक आदमी यानी ए मैन। आई थिंक देयर इज अ मैन, एक आदमी है जो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। अब जो आया है एक आदमी के लिए तो ये एंटेसिडेंट हो गया, तो एंटेसिडेंट यहाँ है और जो तुरंत ही हम लिखेंगे तो बिल्कुल काम सही और सटीक है। एंटेसिडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन साथ में होने चाहिए, तो होने चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे हु। क्यों लिखा हमने हु? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आया है। एक आदमी है जो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, तो निश्चित रूप से हमारी मदद कौन करेगा? एक आदमी जो, तो एक्चुअली ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हु जो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा, इसके साथ सहायक क्रिया लिख देंगे विल, ठीक, क्योंकि ये फ्यूचर अनडिफिनिट टेंस है। अब निश्चित रूप से की अंग्रेजी होता है श्योरली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस जो होता है वो हमेशा विल से के बाद लगता है। हु विल श्योरली, अब पहले क्रिया लिखेंगे मदद करेगा, हेल्प, किसकी मदद करेगा? हमारी। यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो अस का प्रयोग कर देंगे। तो ये सेंटेंस बन के तैयार हुआ, मुझे लगता है एक आदमी है जो निश्चित रूप से हमारी मदद करेगा। आई थिंक देयर इज अ मैन हु विल श्योरली हेल्प अस। तो इसमें मैंने आपको वीडियो में समझाया हु और हुम, और मेरा यही उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको और भी ज़्यादा आपको समझाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। और भी इसमें बहुत सारे कंजक्शन हैं जो स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो आपको मैं समझाता रहूँगा, लेकिन इसके लिए आपको बस ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों एक अपील है आपसे, याचना है, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। जितनी मेहनत आप करोगे उतना अच्छा अंग्रेजी में कुछ भी कर पाओगे, चाहे वो लिखना हो, चाहे बोलना हो, चाहे जो हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।